हमारा शरीर हमारी सबसे बड़ी दौलत है और सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि ईश्वर का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ वरदान है। इसका एहसास हमें तब होता है जब हम इसे खो देते हैं। इसीलिए हम सभी को अपने शरीर की, अपने स्वास्थ्य की बहुत देखभाल करनी चाहिए। इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है एक स्वस्थ मनुष्य अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है। और वैसे भी हमारे पूर्वजों के द्वारा कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। तो इसी प्यारी सी सोच के साथ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और साथ में स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम धरती धोरारी में। स्वीकार करें कुलदीप का नमस्कार। कहते हैं ईश्वर हर जगह सबके पास सबके लिए उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसीलिए ईश्वर ने अपनी खूबसूरत उपस्थिति को दर्ज करवाने के लिए माँ और डॉक्टर दोनों को इस धरती पर भेजा। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें ईश्वर का दर्जा प्राप्त है। और आपके बारे में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति रोता हुआ आपके पास आता है वह आपसे मिलने के बाद हंसता हुआ जाता है। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में शख्सियत के तौर पर पधारे हैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र मीणा जी। सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और साथ में स्वागत धरती धोरारी कार्यक्रम में। नमस्कार। तो सर, कहा जाता है कि आप अभी वर्तमान में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के सेंट्रल हॉस्पिटल में मेडिकल डायरेक्टर की पोस्ट के ऊपर हैं। तो सर, ये इतना लंबा सफ़र आपने कैसे तय किया है? मैं बेसिकली एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ। मेरा एक छोटा सा गांव है भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मैं पैदा हुआ और वहीं मेरा स्टार्टिंग स्कूलिंग हुआ जी। 8th क्लास तक हम लोग वहीं से स्कूलिंग किया। उसके बाद मेरा तहसील स्तर पे जाजपुर एक जगह है, वहाँ से मैंने स्कूलिंग किया अपना, जहाँ साइंस सब्जेक्ट लिया मैंने। और मुझे इंस्पिरेशन मिला, मेरे अंकल थे जो एडवोकेट थे वहीं। उनका ये कहना था कि पूरे गांव में एक भी डॉक्टर नहीं है जी, तो आप डॉक्टर की पढ़ाई करें तो ठीक रहेगा। मैंने बायोलॉजी लेके वहाँ अपना अध्ययन किया, स्कूलिंग किया। और मैं आपको बताएं कि हम लोग स्कूलिंग के टाइम में 10th में उस स्कूल में मैंने पूरा टॉप किया। क्या बात है सर। और स्कूलिंग के बाद में जो 11th करने के बाद में मैं अपना जो प्री मेडिकल टेस्ट PMT जिसको बोलते हैं वो अपीयर हुआ, तो उसमें मुझे मेडिकल में सिलेक्शन हो गया और मुझे अजमेर में JLN मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ। वहाँ से मैंने अपना MBBS किया। आराम से MBBS करने के बाद में मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करता या अपना जॉब। जी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि मेरा ग्रामीण पृष्ठभूमि से और जॉब की आवश्यकता को देखते हुए मैंने नौकरी को प्रेफरेंस किया। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में एक कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, ओके। वो एग्ज़ाम मैंने अपीयर हुआ और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मुझे रेलवे अलॉट हो गया। उसी दौरान मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन में भी एडमिशन हो गया था SMS मेडिकल कॉलेज में, मुझे ऑर्थोपेडिक्स में, और अजमेर में जनरल सर्जरी में जो मेरी चॉइस थी मिल गया था। बट मेरी प्रायोरिटी थी कि जॉब, इसलिए मैंने रेलवे में, और मेरी चॉइस भी थी रेलवे, कुछ थोड़ा अट्रैक्ट करता था मुझे, तो उसमें मैंने अपना जॉब ज्वाइन किया। 3 सितंबर 1987 से मैं रेलवे में कार्यरत हूँ। और रेलवे का मेरा जो वेस्टर्न रेलवे था उस टाइम, तो मैं बॉम्बे में रहा हूँ, मैं गुजरात में रहा हूँ, भावनगर रहा हूँ, गांधीधाम रहा हूँ। उसके पश्चात मैं अजमेर आ गया, अजमेर से फिर मैं उदयपुर रहा, तो उदयपुर रहा। फिर फ़िलहाल मैं यहाँ मेडिकल डायरेक्टर में सेंट्रल हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूँ पिछले 5 महीने से। तो सफ़र बहुत अच्छा रहा। मैं रेलवे एक विभाग है जिसमें क्या कि चिकित्सा के लिए बहुत अच्छे साधन है, अच्छे हॉस्पिटल्स है, और हमारे बेनिफिशरी उनकी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सफ़र अच्छा रहा, मैं खुश हूँ अपने जॉब से। क्या बात है सर। सर, कहते हैं कि रेलवे एक ऐसा विभाग है जहां समय कभी थमता नहीं और आपकी भी यात्रा अनवरत चलती आ रही है। तो सर, इतने टाइट शेड्यूल में आप आपकी पर्सनल और साथ में प्रोफेशनल लाइफ में कैसे बैलेंस बनाते हैं? निश्चय ही रेलवे में 24/7 जॉब है सभी का। खाली डॉक्टर्स नहीं, बाकी ऑफिसर्स का भी 24/7 जॉब है, बिकॉज ट्रेन 24/7 चलती है। और हमारा भी काम है, जो ट्रेन चलाने वाले लोग हैं, ऑफिसर्स और स्टाफ, उनकी स्वास्थ्य का देखभाल करना। उसका देखभाल हम करते हैं, जो मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ भी है, क्यूरेटिव भी है, प्रोमोटिव हेल्थ, सभी पे काम करते हैं। डॉक्टर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर बनने से पहले ही मेरे विचार से उसको अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि समय उसको कम मिलेगा जी। 12 से 15 घंटे उसको काम करना पड़ेगा। तो हम लोग बैक ऑफ द माइंड था कि हाँ ये काम हमको करना, अच्छी तरह से करना।
निश्चय ही फैमिली को समय कम दे पाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। और मेरी जो धर्मपत्नी है वो भी चिकित्सक है, तो हम क्या लोग बात है सर। दोनों मिलके इसको बैलेंस करते हैं। लेकिन स्मूथ है, ऐसा कोई मुसीबत नहीं कि अच्छी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सर वैसे भी डॉक्टर को ईश्वर का ही दर्जा दिया जाता है और आप लोग साक्षात ईश्वर ही हैं, क्योंकि आप सभी लोगों का इलाज करते हैं। तो सर डॉक्टर बनने का सपना आपका बचपन से था या आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना घटित हुई जिसकी वजह से आपको लगा कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है? निश्चय ही रूरल मेरा छोटा सा गांव है, वहाँ आपको बताएं कि हम लोग जब वहाँ बचपन में थे तो पूरे बारिश में पूरा गांव कट जाता था, रोड भी नहीं था। ओके। मैं आपको 75 के आसपास का बता रहे हैं कि हम लोग और बीमार होते थे तो निश्चय ही कई छोटी छोटी बीमारियों के लिए, अब लगता है हमको कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी, उसके लिए लोग बहुत परेशान रहते थे। और एक चाम भी था मेडिकल का कि हाँ डॉक्टर बनेंगे तो लोगों की सेवा करेंगे, अच्छा प्रोफेशन है। दूसरा मेरी जो फैमिली में था, थोड़ा मेरे अंकल एडवोकेट थे, उन्होंने भी मोटिवेट किया कि तुम साइंस बायोलॉजी लो, तो थोड़ा मन किया कि ये काम ठीक रहेगा। और मैं आज आपको बताते मुझे हर्ष है कि मैंने ये निर्णय सही लिया और मैं खुश हूँ अपने प्रोफेशन से। बहुत बढ़िया सर। सर आपने आपकी एमबीबीएस की डिग्री के अलावा भी आपने बहुत सारी डिग्रीज ले रखी है, जिनमें एक डिग्री है हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो सर ये किस तरह की डिग्री है और इसका स्कोप क्या है, क्योंकि अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट होता है? मैं थोड़ा आपको इसके बारे में बताऊं कि एमबीबीएस करने के बाद मैंने रेलवे ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि कुछ और करना चाहिए। ओके। मैंने सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स दिए थे और उसमें मुझे क्लास 1 ऑफिसर मिला। 89, 90, 91 3 बार मेरा सिलेक्शन भी हुआ। बहुत बढ़िया। लेकिन लगा कि मेरे को वो जॉब मैंने ज्वाइन नहीं किया बिकॉज हम दोनों डॉक्टर थे, तो हमें लगा कि फैमिली के साथ रहना ठीक रहेगा, क्योंकि मेरी वाइफ डॉक्टरी, तो हम उसको सब जगह में ले जा नहीं सकता था और उसका कैरियर भी मेरे लिए इतना ही महत्व था जितना मेरा कैरियर। तो हमने डिसाइड किया कि रेलवे में सर्विस करते रहें, कुछ और करना चाहिए। और फिर जब मैंने रेलवे को पूरा स्टडी किया कि यहाँ किस तरह के चिकित्सक, क्या ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट है, तो मुझे लगा कि रेलवे हेल्थ सर्विसेज में मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो फिर मैंने अपना एमबीए हेल्थ केयर सर्विसेज किया, मैंने डिप्लोमा हेल्थ और हेल्थ मैनेजमेंट किया और उससे मुझे फ़ायदा भी बहुत हुआ। बेसिकली जो हेल्थ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, ये एक मैनेजमेंट है, प्रबंध है, जो मतलब क्या कि सर्विसेज को, ऑर्गेनाइजेशन को, मैन पावर को, फाइनेंस को, सब कुछ को देखता है। इसमें सब ब्रॉड एस्पेक्ट है जी। और हमारा काम आफ्टर फ्यू इयर्स, मतलब इवन आप स्मॉल हेल्थ यूनिट में अगर डिस्पेंसरी में भी काम कर रहे हैं, तब भी आपको एक फिक्स रिसोर्सेज मिले हुए हैं, मैन पावर है और मटेरियल है। उसको किस तरह से हम मैनेज करें, प्रोसेस करें कि हमारा जो आउटपुट है वो सर्विसेज में क्वालिटी रहे, या कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तब भी उसमें क्वालिटी रहे। तो बेसिकली मैनेजमेंट ये सिखाता आदमी को, उसकी स्किल इंप्रूवमेंट करता कि जो आपका रिसोर्सेज है उसको किस तरह से आप यूज़ करें ताकि आपका टारगेट एम अचीव हो। हॉस्पिटल है, जैसे मेरा हॉस्पिटल है, उसमें जो भी मैन पावर है या मटेरियल है वो मुझे ऑलरेडी मिला हुआ है। उन लोगों को मैं किस लेवल पे मोटिवेट करूं, उनको क्या रिक्वायरमेंट है उसको मैसेज करके राइट टाइम पे उनको प्रोवाइड करूं ताकि वो मरीजों की बढ़िया इलाज कर पाए। तो ये एक स्किल है जो स्पेशलाइजेशन है। आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आज की तारीख में हेल्थ केयर में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर एकदम काफ़ी बड़े लेवल पे आ रहा है और प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो हॉस्पिटल को चलाने के लिए मैनेजमेंट या मैनेजर स्किल चाहिए। डॉक्टर्स आर फोकस ऑन द ट्रीटमेंट पार्ट। सो कुछ डॉक्टर्स को, कुछ नॉन डॉक्टर्स को ये मैनेजमेंट हेल्थ केयर सर्विसेज करना चाहिए और कर रहे हैं लोग, और वो हॉस्पिटल को अच्छी तरह से चला पा रहे हैं। यहाँ एस्पेक्ट है कि हमारे पास रिसोर्सेज है, उसको यूटिलाइजेशन का मैं ये कहूँगा कि हॉस्पिटल इकोनॉमिक्स एक एस्पेक्ट है जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोग हॉस्पिटल चलाते हैं कि कम कॉस्ट में अच्छा इलाज हम कैसे कर सकते हैं विदाउट कंप्रोमाइज ऑन क्वालिटी। सो ये इस प्रोफेशन में
सिखाया जाता है कि आप कैसे अपने सिस्टम को चलाएं, कैसे अच्छी सर्विसेज दे पाएँ। यही ध्यान में रखते हुए मैंने ये अपना ये कोर्स किया था। और मेरा आपको बैकग्राउंड बताएं कि मेरा सिविल सर्विसेज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था एक। ओके। तो वो काफ़ी कवर करता मैनेजमेंट को। जी। तो उसमें मैंने काफ़ी पढ़ाई की 3-4 साल, तो वो मुझे काफ़ी हेल्प किया मैनेजमेंट में और मेरा करियर के सक्सेस में। तो निश्चय ही ये डॉक्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि उनको, जिनको पेशेंट बहुत ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हुआ, तो हॉस्पिटल भी वो चलाएं, या प्राइवेट हॉस्पिटल में जितने भी लोग काम कर रहे हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल खोल रहे हैं, तो उनको भी ये स्किल की आवश्यकता है। जी, यानी कि कहा जाता है कि इंसान का ज्ञान कोई सा भी हो, कभी भी उसने कोई भी चीज़ की पढ़ाई की, वो कभी वेस्ट नहीं जाती। जैसा आपने बताया, तो वो चीज़ आपको वहाँ पे फायदेमंद साबित बिल्कुल, ये एब्सोल्यूट आप राइट हैं कि जो भी आपने ज्ञान लिया वो जीवन में बहुत काम आता है। सर, आजकल सबकी लाइफ बड़ी फास्ट फूड की जैसी हो गई है। हर कोई इंसान बहुत भाग रहा है, दौड़ रहा है। अगर उनसे पूछे भाई किस लिए, तो बहुत से लोगों को नहीं पता। आपने योग और साथ में मेडिटेशन के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है, और जहाँ तक हमें पता आपने उसमें टॉपर भी रहे हैं आप। तो आज की इस भागते दौड़ते लाइफ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा आपने शुरुआत में बताया कि हेल्थ आपका वेल्थ है या बहुत इसेंशियल पार्ट है, तो हेल्थ को मैनेज करना, उसको मेंटेन करना और बीमारी से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। वो आपके जीवन में लॉन्गेविटी के साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस को मैटर करता है। तो निश्चय ही आप मतलब हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत सारे हमारे पास सिस्टम है। मॉडर्न मेडिसिन तो हम पढ़ते हैं, जिससे हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसका मेन फोकस क्यूरेटिव ट्रीटमेंट पे है। ऑफ कोर्स प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे फोकस रहता है, बट लार्जर पर्सपेक्टिव हम अगर आम जीवन में देखते हैं तो हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट पे काफ़ी फोकस रहता है और वो प्रायोरिटी होती है इंसान की। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको फोकस करना है, आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना है, तो आपको प्रिवेंटिव हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। प्रिवेंटिव मीन्स आपकी हेल्थ, आप बीमार ही नहीं हो, इस तरह का हम लोग प्लानिंग करें। उसमें योग और मेडिटेशन का बहुत बड़ा योगदान है, जो हमारी ट्रेडिशनल पद्धति है। और योग और मेडिटेशन अगर हम ट्रेंड हो जाते हैं, उसको कर लिया जाता है, तो उससे निश्चय ही आपकी हेल्थ ठीक रहती है। मैंने अपना योग और मेडिटेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन MLU यूनिवर्सिटी उदयपुर से किया था 2006 में। और करने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि ये बिल्कुल साइंटिफिक टेक्निक्स है हेल्थ मेंटेन करने की। और योग और मेडिटेशन का मेन फोकस है प्रिवेंटिव हेल्थ, कि आप कैसे स्वस्थ रहे। जी। योग मेडिटेशन हर इंसान को लाइफ में रेगुलर करना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमको ये चीज़ें बच्चों से स्टार्ट करनी चाहिए। स्कूल में इस सब्जेक्ट को एक तरह से फिज़िकल एजुकेशन के साथ इसको ऐड कर देना चाहिए, ताकि बच्चों को ये सिखाया जाए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग रहे, कि ताकि लेटर एज में वो बीमार नहीं हो। योग मेडिटेशन से आप बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ को रोक सकते हैं। दूसरा इसका अच्छी बात यह है कि योग और मेडिटेशन सीखने के बाद आपको हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं, खर्चा नहीं करना पड़ता जी। आप अकेले अपने घर बैठ के भी कर सकते हैं। एक खाली आपको आसन जिसको बोलते हैं चटाई, उस पर बिछा के आप कर सकते हैं। ये बेसिकली ऐसी एक्सरसाइज है जिससे मतलब कि आपका अंदर का जो शरीर है वो फिट रहता है। हम दौड़ लगा के, फिजिकल एक्टिविटी करके, जो हमारा बाहर का शरीर है जो दिखता है जी, जिसको हम वॉलंटरी एक्शन बोलते हैं, हाथ पैर मसल। लेकिन योग क्या करता है कि ये अंदर के शरीर को फिट रखता है। हमारे शरीर में क्या 2 तरह की मसल्स होती है। एक स्केलेटन मसल है, जो मैं अपना हाथ ऊपर कर सकता हूँ, ये काम कर रहा हूँ, जो मेरे कंट्रोल में। कुछ शरीर में ऐसी मसल्स है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे आपका हार्ट है, उसको आप रोक नहीं सकते जी, बिल्कुल। आपका लंग है, उसको आप रोक नहीं सकते, या आपका इंटेस्टाइन है, उसका डाइजेशन, उसको आप, लेकिन उसका काम करना इफ़िशिएंटली भी बहुत ज़रूरी है। हमारे पास उसके एक्सरसाइज के लिए बहुत बड़ा कुछ है नहीं। हम लोग उसकी एक्सरसाइज भी रेगुलर करना चाहिए, या यूँ कहें कि उसकी कैपेसिटी बिल्ड करना चाहिए। हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि जैसे आपका हार्ट है, नॉर्मल बीट कर रहा, लेकिन जब आप 500 मीटर, 1000 मीटर का रनिंग कर रहे हैं या 2 किलोमीटर रन कर रहे हैं, तब उसकी बीट बढ़ जाती है, तो हार्ट की कैपेसिटी बढ़ती है।
तो उसकी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए, या यूँ जैसे आपने पहले बताया कि लोगों को 12 से 15 घंटे जिनको काम करना पड़ता, तो फिजिकली दैट शुड बी वेरी स्ट्रांग। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके अंदर का सिस्टम भी अच्छा हो। तो योग आपके स्मूथ मसल्स को स्ट्रांग करता है, आपकी हार्ट की कैपेसिटी बढ़ाता है, आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ाता है, आपका डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव करता है, तो ये मल्टी ऑर्गन को ठीक करता है। और यानी कि ये इंसान मेरा की एंड्योरेंस पावर को डेवलप करता है डेवलप करता है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जी मैं सर। डॉक्टर हूँ, इसको मैंने काफ़ी साइंटिफिकली देखा है, मैंने काफ़ी जर्नल्स के पढ़े हैं, और मैंने रियलाइज़ किया कि योग करने से आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी लॉन्गेविटी रहेगी। बिल्कुल आपने सर बात सही कही कि योग करने से इंसान का जो दैनिक रूटीन है वो अपने आप में काफ़ी बैलेंस हो जाता है और साथ में एक इंसान को मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। इसी बात पे 2 लाइनें अर्ज करना चाहूँगा। कहते हैं, सुबह हो या शाम रोज करे योग, निकट नहीं आएगा आपके कोई भी रोग। क्योंकि योग और साथ में मेडिटेशन हमारी प्राचीन पद्धति है जो कि अनादिकाल से चलती आ रही है। सर, आप जिस पेशे के अंदर हैं वहाँ पे ना सुबह देखी जाती है ना शाम देखी जाती है, और अनवरत आप काफ़ी लंबे समय से यात्रा कर रहे हैं क्योंकि आप रेलवे विभाग में। कभी यात्रा के दौरान कोई ऐसा मतलब इंसिडेंट हुआ जिस वक्त आपको लगा हो कि हाँ, आपका यहाँ उपस्थित होना ईश्वर की मर्जी थी और उसकी वजह से किसी की लाइफ सेव हुई हो? निश्चय ही जीवन में इमरजेंसी कई बार आती है, आई मेरे जीवन में, और मैंने अपना उसमें कंट्रीब्यूट भी किया। मैं एक इंसिडेंस आपको बताना चाहूँगा जी। कि मैं 97 से 99 सब डिवीज़न हॉस्पिटल गांधीधाम है रेलवे का, कांडला पोर्ट से 8-10 किलोमीटर है, वहाँ गुजरात में जी। वहाँ मैं पोस्टेड था। हम दोनों थे, मेरी वाइफ, हम दोनों वहीं पोस्टेड थे। 9 जून 1998 को साइक्लोन आया था। ओके। वो साइक्लोन इतना भयंकर था कि 18 फीट हाइट पे टाइड थी। क्या बात है। कांडला पोर्ट का जो, और वो टाइड का 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक कवर किया था उसने। ओके। तो हम लोगों को मैसेज मिला कि साइक्लोन सडनली डाइवर्ट हो गया है, एंड देयर वाज नो वार्निंग बिकॉज इट चेंज द डायरेक्शन। सेकेंड डे पोस्ट साइक्लोन क्या हुआ कि वेव तो चला गया, लेकिन हाई स्पीड वाइंड थी। उस वाइंड में ऑलमोस्ट कई सारे डैमेज हुए, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी पोल वगैरह, पेड़ वगैरह, और इवन हमारे जो व्हीकल्स वगैरह कांडला पोर्ट में। तो मैं बताऊं कि हम लोग मॉर्निंग को, डिजास्टर हो गया रात भर, मॉर्निंग को फर्स्ट कॉल बीइंग ए डॉक्टर, हम लोग, हमारे कांडला पोर्ट में हमारा एक स्टेशन है जी, जहाँ से ट्रेन चलती है, और एक मेरा छोटा यूनिट भी था वहाँ। मैं सब डिवीज़न का इंचार्ज था जहाँ हेल्थ यूनिट था। तो हम लोग एम्बुलेंस लेके विद माय टीम मैं कांडला पोर्ट गया, जो 10-12 किलोमीटर वहाँ से। सो दैट वाज शॉकिंग इंसिडेंट्स। आपको बताएं कि जो इलेक्ट्रिक पोल है उस लेवल तक का डैमेज हुआ था, जिस पे क्या कि बहुत ह्यूमन लॉस था। आपको बताएं कि मोर देन 10,000 उस साइक्लोन में ह्यूमन लॉस हुआ था। जानवर और हमारा व्हीकल्स डैमेज। स्टेशन था, उसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो टैंक्स थे वो बह के आ गए थे। तो हमने देखा कि वहाँ ह्यूमन लाइफ ऑलमोस्ट बहुत, तो दैट वाज समथिंग दिमाग में बड़ा अजीब सा। एंड आपका जीवन में आप सही कि इस तरह का भी हो सकता है, जिसको मैं आपको बताऊं कि मैंने प्रसाद की कामायनी पढ़ी है जी, यानी कि साहित्य में भी आपकी रुचि है। इसका चित्रण है कि प्रलय क्या होता है। तो प्रलय हमने वो देखा आंखों से कि इसको प्रलय बोलते, जो उन्होंने चित्रण किया था। हम लोगों ने जितना पॉसिबल था उनको रेस्क्यू किया, और लगातार वो 15 दिन तक रेस्क्यू किया। एंड गुजरात की जो टीम थी, गुजरात में वॉलंटियर जो टीम थी, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, उन्होंने लगातार वहाँ रेस्क्यू किया, डेड बॉडीज़ को निकाला, उनको अपना वहीं दाह संस्कार किया। दूसरे दिन क्या हुआ कि लाइट वाइट सब स्टॉप हो गया। तो वहाँ ये
अनाउंस हुआ, स्मेल हुआ अमोनिया गैस का, तो अमोनिया गैस का स्मेल होने से ये होगा कि यहाँ गैस लीकेज हो गया, लाइक भोपाल कांड। तो स्मेल था डेफिनेटली। हम दोनों हस्बैंड ने वार्ड का राउंड लेके निकल रहे थे, तो लोग रनिंग स्टार्ट, गांधीधाम से सब लोग अपने घर छोड़ के जा रहे थे। हमने कहा ये क्या हुआ कि साहब गैस लीक हो गया, सब लोगों को यहाँ से निकलना है, कभी भी कुछ भी हो सकता। तो कुछ पेशेंट मेरे पास आए कि सर क्या करना, जो एडमिट थे मेरे वार्ड में। तो मैंने कहा आप सब लोग फ्री है, आप जा सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है, लेकिन हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी ड्यूटी आपका ट्रीटमेंट करना। फिर हम लोगों ने, हस्बैंड वाइफ दोनों ने, आपको बताया कि हमने उस दिन लंच भी नहीं किया था। हम लोग बैठे, शाम तक बात किया, पूरा रेस्क्यू की टीम बना के चेक किया सब जगह। फिर हमको शाम को 5 बजे मैसेज मिला कि वो इफ़को का गैस का था, उसको रिलीज़ किया था, लाइट नहीं था, ऐसा कुछ डिजास्टर नहीं हुआ, बट एवरीथिंग इज ओके पूरा। आपको बताएं कि पूरा गांधीधाम में करीब 1.5 लाख की पॉपुलेशन थी, तो करीब 1 लाख लोग मूव हो गए थे। एवरीथिंग, और डेथ भी उसमें बहुत हुआ था। तो दैट वाज शॉकिंग फॉर मी कि मेरी लाइफ में। और हमने करीब 15 दिन तक पूरा ऑपरेशन चलाया, पेशेंट का ट्रीटमेंट, डेली जाना वहाँ, डेड बॉडी को लाना, डिस्पोज करना, सारा करना। तो जबकि ये मतलब रेल का नहीं था, पब्लिक वर्क था। सर, रेलवे हॉस्पिटल का नाम आते ही सबसे पहले जहन में एक बात आती है कि जो सिर्फ रेलवे के कर्मचारी हैं उन्हीं को वहाँ इलाज मिल सकता है। क्या एक आम आदमी रेलवे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकता है? बिल्कुल, रेलवे हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है जी, वो सभी के लिए है वो हॉस्पिटल। रेलवे कर्मचारियों के और उनके जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए फ्री है। अच्छा, जिसको हम रेलवे बेनिफिशरी बोलते हैं। ओके। और वो रेलवे के जो कर्मचारी और रिटायर्ड लोग हैं जिनका एक कार्ड बनता है, ऑथराइज कार्ड होता है, उसको उम्मीद कार्ड बोलते हैं। वर्किंग कर्मचारी है उसको कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जो रिटायर्ड हो जाते हैं उसको अपना एक लास्ट बेसिक पे जमा करा के वो कार्ड बन जाता है। वो डिजिटल फॉर्म का छोटा सा ATM टाइप कार्ड होता है। वो कार्ड ऑल ओवर इंडिया वैलिड है सभी हॉस्पिटल में। और हमारे रेलवे के करीब 125 हॉस्पिटल्स है ऑल ओवर इंडिया। हेल्थ यूनिट्स है करीब 600 हेल्थ यूनिट्स है, 20 सब डिवीजन हॉस्पिटल है। तो सारी जगह अच्छा नेटवर्क है। पॉपुलेशन है हमारी करीब 10 लाख कर्मचारी है, उनकी फैमिलीज है, इतने हमारे रिटायर्ड लोग हैं। तो करीब रेलवेज़ में 1 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन हम कैटर कर रहे हैं जी। और हमारे करीब 2,500 डॉक्टर्स है, 52,000 पैरामेडिक है। नॉन रेलवे के लिए हॉस्पिटल खुले हुए हैं, उनको एक सेंट्रल गवर्नमेंट की रेट है, CGSS बोलते हैं, CGSS की रेट है, वो रेट देके वो अपना इलाज करवा सकते हैं। क्या बात है। इमरजेंसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है। अगर कहीं हॉस्पिटल है, आपको ट्रॉमा हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, आप लेके आते हैं हमारी इमरजेंसी डिपार्टमेंट, तो वहाँ चार्ज नहीं करते। ये लीगली वैलिड है, तो उसके लिए कभी कोई चार्ज नहीं होगा। अगर आपको प्लांट सर्जरी करानी है, कंसल्टेशन कराना, तो उसका एक नॉमिनल रेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेट है, उसको आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो इट इज़ ओपन फॉर ऑल। क्या बात है, मैंने कि जो लोग रेलवे के मेंबर नहीं है वो लोग भी अपना वहाँ पे जाकर के अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और साथ में उसी तरह से जिस तरह से बाकी के हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट होता है। ये बहुत अच्छी बात है रेलवे डिपार्टमेंट की। सर, जब आदमी रेलवे का टिकट तैयार करवाने जाता है, उसे सफ़र करना होता है, वहाँ एक फॉर्म के अंदर एक बॉक्स बना हुआ होता है। अगर आप डॉक्टर हैं तो उसको मोस्टली लोग भरते भी हैं। तो सफ़र के दौरान एक आम आदमी को अगर कभी कोई मेडिकल सुविधा लेने की ज़रूरत पड़ जाए तो ऐसे में वो किस तरह से मेडिकल हेल्प ले सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि पैसेंजर को मेडिकल एड बहुत ज़रूरी होती है। उस फॉर्म में जो डॉक्टर लिखा जाता है, अगर वो डिक्लेयर करता है, अपना रजिस्ट्रेशन की कॉपी देता है, तो उसको 10% कंसेशन है टिकट में। ओ, फेयर में 10% उसको डिस्काउंट मिलता है इफ़ ही सबमिट द हिज रजिस्ट्रेशन कॉपी विद द फॉर्म। नंबर 1 सेविंग द लाइफ। नंबर 2, रेलवे के डॉक्टर्स सभी जगह है पेरिफेरी में, तो वो स्टेशन कॉल पे होते हैं। पैसेंजर को अगर इमरजेंसी होती है, हमारा एक सिस्टम है, वेल प्लान सिस्टम डेवलप है रेलवे का, कि किसी पैसेंजर को सपोज कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई कंप्लेन, चेस्ट पेन हुआ या फीवर हुआ, तो वो रिपोर्ट करता है हमारे कंडक्टर को, ऑन ड्यूटी TT को। TT एक मैसेज देता है नेक्स्ट स्टेशन में जी। नेक्स्ट स्टेशन से एक सिस्टम है रेलवे का, कम्युनिकेशन का कंट्रोल होता है, उसके थ्रू मैसेज आता है। वो मैसेज हमारे कैजुअलिटी में आता है कि फ़लाँ ट्रेन में
इतने बजे इस कोच में इस बर्थ पे एक बीमार है, बिल्कुल स्पेसिफिक मैसेज आता है जी। उसको हम नोट करते हैं हमारे कैजुअलिटी में, और हमारे जो नॉमिनेटेड डॉक्टर है वो अपनी इमरजेंसी बैग ले जाता है, अपने स्टाफ के साथ जाके वहाँ उसको अटेंड करता है, उसको ट्रीटमेंट देता है। दिस इज़ इमरजेंसी फैसिलिटीज़। और उसका कोई हॉस्पिटल में वो नहीं है कि हॉस्पिटल का डॉक्टर को चार्ज नहीं करता, एक्सेप्ट 100 रुपीज़ की एक रसीद कटती है रेलवे के लिए। दैट इज़ इमरजेंसी फैसिलिटी इन द ट्रेन्स। दूसरा, स्टेशन के आसपास अगर आपने देखा हो कि आजकल हेल्थ कियोस्क लगे हुए हैं जैसे प्लेटफॉर्म पे, तो वो भी हेल्थ कियोस्क लगाने के पीछे ये था कि पैसेंजर को इमीडिएटली दवा मिल जाए और कंसल्टेंट। तो हमने जगह जगह बड़े स्टेशन पे हेल्थ कियोस्क स्टार्ट किए हैं, तो वहाँ आप कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर को भी, एम्बुलेंस भी मंगा सकते हैं और दवाइयाँ मिल जाती हैं। तो ये फैसिलिटी है पैसेंजर के लिए, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। यानी कि रेलवे विभाग केवल सिर्फ अपने मतलब कन्विंसिंग पावर को ही डेवलप नहीं कर रहा, बल्कि समाज के सभी आयामों को एक साथ लेकर के चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। रेलवे हिंदुस्तान में जो रेलवे, या हम कहें कि हमारे देश में रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है जी सर। वास्ट, और वहाँ मतलब सब तरह की फैसिलिटीज़ है, स्टाफ के लिए भी है, पैसेंजर के लिए भी है। और हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में रेलवे ने बहुत एक्सपेंड किया, बहुत अच्छी तरह से एक्सपेंड किया है, क्वालिटी में फोकस किया। पिछले आपने भी 8-10 साल में देखा होगा कि स्टेशन की क्लीनिंग है, इमीडिएटली आपको रिक्वायरमेंट है, मेडिकल एड है, फूड की फैसिलिटीज़ है। जब से हमारा डिजिटल सिस्टम स्टार्ट हुआ है, ऐप वगैरह है, रिजर्वेशन का आपका जो मोबाइल पे हो जाता, तो वी आर इन अ राइट ट्रैक। जी बिल्कुल, आपने सही कहा सर। आज से 2 साल पहले एक वैश्विक बीमारी आई थी कोविड, जिसने सर हर इंसान की दिनचर्या को अस्त व्यस्त करके रख दिया था। उस वक्त आप लोगों की जी तोड़ मेहनत ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बचाया था, और साथ में स्पेशली रेलवे डिपार्टमेंट ने जो अद्भुत कार्य किया था उसके लिए हम सर नतमस्तक हैं और हमेशा रहेंगे। तो उस दौरान कोई एक ऐसा वाक़या, कोई एक ऐसी घटना जिसे आप आज तक नहीं भूल पाए हों? कोविड डेफिनेटली ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा इवेंट था, बिकॉज इस तरह की बीमारी हमने पहले सुना नहीं था, देखा नहीं था। क्योंकि ये तो हमने पढ़ा था बुक्स में कि वायरल इन्फेक्शन 2010 के बाद बहुत सारा आएगा, जी। बट इस लेवल पे, इस लार्ज स्केल पे कोविड का इफेक्ट होना पॉपुलेशन को, पेंडेमिक का, एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं कह सकता हूँ कि कोविड में जो फर्स्ट फेज़ में हम लोगों ने ठीक ठाक तैयारी की थी, बट जो एक्सपेक्टेशन थी या जितना था उतना पेशेंट नहीं आए थे। सेकंड फेज़ में बहुत ही डेंजरस फेज़ थी, जिसमें बहुत पेशेंट आए, बहुत डेथ भी हुई। रेलवे ने कोविड में बहुत अपना एक पूरा सिस्टम बनाया था अपने खुद के लिए। रेलवे ने अपना मेडिकल ही नहीं, पूरा सिस्टम था, मेडिकल एड के अलावा भी मेडिकल हॉस्पिटल्स को सबको तैयार किया, बेड्स तैयार किए, मेडिसिन का अलग से पूरा इंतजाम किया। और हम रेलवे ने इवन स्टेट के साथ मिलके रेलवे के कोचेज़ थे वो बनाए। इवन हर स्टेशन पे, जैसे राजस्थान का मैं बात करूं कि जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, हर स्टेशन में हमने 200-300 बेड्स तैयार किए थे, कोचेज़ बनाए थे जी। तो हमको एक्सपेक्टेड था कि पेशेंट आएंगे। तो कोविड में हमारी तैयारी ठीक थी, और कोविड में रेलवे ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। आपको जैसे पता है कि ऑक्सीजन की बहुत डिमांड थी उस टाइम। जी बिल्कुल सर। ऑक्सीजन ट्रेन भी चलाई थी और ऑक्सीजन सब जगह पहुंचाया था। उस टाइम पैसेंजर का ज़रूर थोड़ा ये था कि कुछ टाइम के लिए ट्रेन बंद कर दी गई थी, क्योंकि इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, बेसिकली उसका स्प्रिट ये थी जी। बट बाकी जो एक्टिविटीज़ थी, गुड्स ट्रेन काफ़ी, बिना गुड्स ट्रेन के तो आप माल ले जा नहीं सकते थे, तो गुड्स ट्रेन अच्छी चल रही थी, सामान सब जगह पहुंचाया जा रहा था, खाने पीने का और भी ट्रांसपोर्ट किया था जी। तो रेलवे अपना काम कर रहा था, फोकस था, और हमको डायरेक्शन था गवर्नमेंट से जी। जैसे मेरा हॉस्पिटल उस टाइम में अजमेर पोस्टेड था, 185 बेड का हॉस्पिटल था, जिसमें से हमने 90 बेड कोविड के लिए डेडिकेट किए थे। क्या बात है। और ओपन फॉर ऑल, रेलवे के पेशेंट तो थे, बट नॉन रेलवे के पेशेंट, जो पब्लिक थी वो भी वहाँ आ सकते थे, वो आम अपना पेशेंट ट्रीटमेंट भी ले सकते हमारे यहाँ ट्रीटमेंट करवाए थे। इवन एक गाइडलाइंस आई थी गवर्नमेंट से कि जो पुअर पेशेंट है उनको एवरीथिंग फ्री, ट्रीटमेंट भी फ्री है, फूड भी फ्री है, सब कुछ हम लोग, तो वो पेशेंट भी हमारे पास आए, हमने ट्रीटमेंट किया। उस टाइम किसी को रोक टोक नहीं थी कि कौन सा पेशेंट आ रहा जी। दूसरा इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा आपको कि कोविड का जो वैक्सीनेशन किया, रेलवे ने सब सेंटर पर वैक्सीनेशन किया, रेलवे के हॉस्पिटल्स में, हेल्थ यूनिट्स में, स्टेशन पे,
वैक्सीन हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले थ्रू स्टेट गवर्नमेंट, बट वैक्सीनेशन हमने क्या, हमारी टीम ने क्या, डेडिकेट होके, और वैक्सीनेशन में सबके लिए ओपन था। रेलवे, नॉन रेलवे, एनीवन कैन गेट द फ्री वैक्सीनेशन। तो ये भी बहुत बड़ा काम रेलवे। क्या बात है सर, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद की, मतलब इस तरह से आपने सभी लोगों की जान को बचाया और साथ में वो अनवरत प्रयास आज भी अभी तक जारी हैं। तो सर जिस तरह से जो अपने कोविड के बूस्टर डोज आ रहे हैं, तो ये मतलब ये वाली प्रोसेसिंग अभी चल रही है या अभी इसमें थोड़ा सा विराम है? नहीं, मेरा ये मानना है कि वैक्सीनेशन तो हमारे लिए रामबाण साबित हुआ। वैक्सीनेशन हमको करना चाहिए और कोविड वैक्सीनेशन से फ़ायदा बहुत हुआ। इस पर मैं थोड़ा और आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने कोविड को बहुत ही अच्छा मैनेज किया जी। हम सैल्यूट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, कि ये कोविड का जो मैनेजमेंट था, एज ए डॉक्टर आई कैन से यू कि हमारा बेस्ट मैनेजमेंट था वर्ल्ड में। और वैक्सीनेशन भी हमने बहुत शॉर्ट पीरियड में अपना खुद का वैक्सीन बनाया और लोगों को दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बहुत बड़ा कदम था। कोविड वैक्सीन के बारे में मैं आपको एज ए एक्सपर्ट शेयर करूंगा कि कोविड वैक्सीन, जो कोई सा भी वैक्सीन है, कोविशील्ड था या कोवैक्सीन है, जो भी अवेलेबल है, दोनों वैक्सीन हमने दिए हैं, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। मैंने अपना 2 वैक्सीन लगाने के बाद अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराया था, बहुत हाई एंटीबॉडी मेरे बॉडी में थी। मेरे हॉस्पिटल का एक इवेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे हॉस्पिटल में मेरे स्टाफ को सबको हमने वैक्सीनेशन किया था एडवांस में, जैसे क्या कि मेडिकल, पुलिस, सैनिटेशन। तो 2 ट्विन सिस्टर थी जो हमारी मेटर्न थी, दोनों में से एक ने वैक्सीन लिया था और एक ने नहीं लिया था। अब जैसे हमारा ऐसा था कि सबको वैक्सीन कर देंगे, लेकिन इट वाज नॉट फोर्सफुली कि आप लेना ही पड़ेगा या कई चुपचाप जिसने नहीं भी लिया। दोनों को बाद में सेकंड फेज में कोविड हुआ जी। जिसने वैक्सीनेटेड थी कोविड, वो अपने घर पे 7 से 10 दिन में ठीक हो गई, हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा। और जो उसकी रियल सिस्टर ट्विंस में वैक्सीनेटेड नहीं थी, शी वाज एडमिटेड in a hospital, then we referred to higher center, JLN Medical College, and 21 days was she expired. That is the proof with me and my hospital की वैक्सीनेशन का रोल कितना हमारी बॉडी में है। मैं ये कहूँगा कि 3rd डोज सबको लेना चाहिए और 3rd डोज तक तो सबको मिला ही है फ्री, तो वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर आपने बिल्कुल सही बात की है कि हर एक इंसान को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, और सर कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ। तो सर आप यहाँ आज पधारे, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर लेकिन सर मैं चाहूँगा कि सर आप और हम लोग सर विदा लें, उससे पहले सर आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि यूथ अपनी हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस रहता है। नहीं, मेरा मैसेज है यूथ को कि सब लोग अपना हेल्थ का फोकस रखें। अब अच्छी हेल्थ कैसे हो सकती है? अच्छी हेल्थ के लिए आपका अच्छा न्यूट्रिशन होना चाहिए, खाने पे फोकस करें। जो सारा फास्ट फूड आजकल चल रहा है वो हेल्थ में ख़राब होने का कारण है, नंबर 1 जी। सेकेंड फोकस हमारा है कि फिज़िकल एक्टिविटी सब यूथ को करना चाहिए। फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, तो फिज़िकल एक्टिविटी दूसरा एस्पेक्ट जिसमें उनको फोकस करना। तीसरा है कि जो हमारा मेंटल हेल्थ है, मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि हेल्थ में हमारे 4 एस्पेक्ट है कि किसको हम अच्छी हेल्थ बोलते हैं: फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग। तो इन चारों एस्पेक्ट को लेके हमको यूथ को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का टाइम है, टफ कंपटीशन है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनको। दूसरा मैं कहूँगा कि हमारा जो सिस्टम है या हमारी सरकार है या हम लोग सब मिलके समाज है, उन लोगों को भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए थोड़ा, जैसे क्या कि हेल्थ एंड एजुकेशन। डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या है कि हमारी प्रायोरिटी हमसे पूछी जाती है कि क्या प्रायोरिटीज, तो हम रिप्रेजेंट करें कि इन 2 इश्यू पे फोकस करें ताकि नेक्स्ट जनरेशन हमारी हेल्दी रहे और कंट्री के लिए काम कर पाए। तो फैमिलीज़ में भी, स्कूल्स में भी इस चीज़ पर फोकस करें कि एजुकेशन की क्वालिटी मिले बच्चों को, हेल्थ की भी क्वालिटी मिले, और बच्चों को ये फोकस करे कि वो अपना टाइम प्रॉपर यूटिलाइज करें ताकि मतलब वो अपने जीवन में सफल हो सके। जी सर, आपने बिल्कुल सही बात कही। इस बात पे मैं 2 पंक्तियाँ अर्ज करना चाहूँगा। कहते हैं कि दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, आपका जीवन उतना ही सरल और साथ में आनंदमय होगा। घड़ी की सुइयां अब हमें इशारा कर रही है, अब हमारे जाने का वक्त हो गया। पर जाने से पहले मैं आपको इतना बताना चाहूँगा, अब आप आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम धरती धोरारी को YouTube पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और साथ में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है। इसके अलावा आप हमसे Facebook और साथ में ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो फिर देरी किस बात की है?
जुड़िए हमसे फेसबुक और साथ में ट्विटर के माध्यम से। बहुत जल्दी मिलेंगे एक अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।